नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। देश की राजनीति में बुलडोजर बाबा के नाम से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रसिद्ध हैं, लेकिन बुलडोजर की राजनीति पुरानी है। इसका दक्षिण की राजनीति से पुराना नाता रहा है। सत्ता बदलती है तो बुलडोजर सक्रिय हो जाता है। हम बात आंध्र प्रदेश की कर रहे हैं, जहां बुलडोजर की कार्रवाई पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के दफ्तर पर हुई है, जिसको अवैध बताते हुए जमींदोज कर दिया गया। इस पर हाय तौबा मची हुई है। इसके साथ ही चर्चा उस महल की भी है जिसे जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने पहाड़ को काटकर बनवाया। सत्ता बदली तो ऋषिकोंडा के इस महल की लग्जरी की बात होने लगी। कहा जाने लगा कि 40 लाख के बाथरूम और 12 लाख के कमोड का सरकारी मकान में क्या काम। चालीस लाख का बाथरूम, 12 लाख का कमोड, 15 लाख के झूमर, लाखों में बना स्पा सेंटर, 33 करोड़ का इंटीरियर, 500 करोड़ की बिल्डिंग, 10 एकड़ में बना शीश महल। आंध्र में मचा रहा सियासी हलचल। नायडू रेड्डी में 40 साल पुरानी लड़ाई, महल तोड़ ऑफिस तोड़ पर आई। इस महल को अपनी आंखों में बसा लीजिए। आपने देश दुनिया में तमाम ऐसे तानाशाहों के बारे में सुना होगा जिन्होंने अपनी ऐशो आराम के लिए बड़े बड़े महल बनवाए, लेकिन ये महल किसी तानाशाह का बनवाया नहीं है, बल्कि इसे उस सरकार ने बनाया है जो हमारे आपके वोट से चुनकर सत्ता में आई। आंध्र प्रदेश की राजनीति में अब ये महल चर्चा का विषय बन गया है। कोई इसको जगन महल कह रहा है तो कोई इसकी तुलना सद्दाम हुसैन के महल से कर रहा है। सत्ता बदली तो विशाखापट्टनम की ऋषिकोंडा पहाड़ी को काट कर बनाए गए इस महल की चर्चा आम हो गई। इसकी चर्चा तब शुरू हुई जब टीडीपी विधायक जी श्रीनिवास राव का दौरा हुआ। उन्होंने इसे राजमहल बताया। People are saying that that's a 500 crore palace. No, it is 700 crore palace because they have taken out a resort. Earlier there was a resort there. It is worth 200 crores. It was taken out. It was demolished and they started constructing that palace at ऋषिकोंडा. I say it's an environmental destruction. See, and spending huge amount on government buildings, I don't think it will serve any purpose. इस बिल्डिंग को शाही महल, शीश महल, बीच व्यू पैलेस या फिर जगन महल क्यों कहा जा रहा है, तो इसके बारे में जान लीजिए। ये ऋषिकोंडा पहाड़ को काट कर बनाई गई है। महल के सामने समुद्र है, इसलिए इसको बीच व्यू पैलेस भी कहा जा रहा है। 2021 के आसपास इसको बनाना शुरू किया गया था। जिस जमीन पर इसको बनाया गया है उस पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ थे, लेकिन सरकारी आदेश का पालन करने के लिए पेड़ों को काटा गया। 10 एकड़ के इलाके में 7 ब्लॉक बनाए गए हैं। इस पर 500 करोड़ खर्च किया गया है। 12 लग्जरी बेडरूम वाले इस महल की जब चर्चा शुरू हुई तो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने इसे जनता का भवन बता दिया। About that Rishikonda constructions, we constructed in true spirit of better buildings to rule from Vizag, and that buildings should be used for any government purpose, but that buildings are belonging to government of AP, not the buildings are not for Jagan Mohan Reddy or YSRCP. That buildings what actually constructed and beautifully with very good architecture in true and good spirit for the government of AP. राजनीतिक दलों को वाईएसआरसीपी की दलील रास नहीं आ रही। वो महल के निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग हो रही है। कांग्रेस की ओर से भी महल को लेकर पूर्व सीएम पर आरोप लगाए गए। If the officers are honest and strict, this construction would not have taken place. First of all, demolition would not have taken place. So the officers concerned should be punished thoroughly and thoroughly, so that no other officer will try to cooperate with the government and destroy public money like this. The government, public servants, IAS, IPS, IRS officers are meant to protect the public money.
But these people have become slaves of the government, political parties and the presidents. It has come to light that it is the people's money that was spent on Rishikonda Palace, and this is not excusable. If it is the people's money, then the people should know why it was used. And I think if an inquiry is conducted into this by a sitting judge, the truth will come out. And if action needs to be taken, it needs to be taken, because the YCP government had taken a debt to the tune of 8 lakh crores of rupees, and spending money like this irresponsibly is not excusable by the people. टीडीपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये महल पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के लिए कैंप ऑफिस के रूप में काम करने के लिए था, क्योंकि पहले उन्होंने विशाखापट्टनम को आंध्र की राजधानी घोषित किया था। महल को लेकर कई और बातें कही जा रही हैं। टीडीपी की ओर से लिखा गया, जब जगन की पत्नी ने उनसे बीच व्यू पैलेस खरीदने के लिए कहा तो उन्होंने सभी नियम तोड़ दिए, जनता के सैकड़ों करोड़ बर्बाद कर दिए। कहानियां सुना रहे हैं, पार्टी की ओर से जांच की बात कही जा रही है। Now, you see, once the government has changed, the maintenance of that structure is very costly. It is not, I don't think the government can maintain that structure because it's such a costly. So, what Mr. Jagan Mohan Reddy, the former CM, has done is a blunter. Now, we will take the opinion of the public, Visakhapatnam public, and whatever is best we will try to do with that billing. ऋषिकोंडा पहाड़ के जिस जमीन को काटकर महल बनाया गया है वो पर्यावरण के हिसाब से बहुत संवेदनशील है। इसे बनाने में पर्यावरण की कैसी अनदेखी की गई है, इसकी जांच की मांग भी आंध्र प्रदेश में उठ रही है। सरकार भी कार्रवाई की बात कह रही है। ये 7 सितारा महल आंध्र प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में छाया रहेगा। ऋषिकोंडा महल और उसकी लग्जरी की चर्चा के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। भारी कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के लिए क्या ऐसी बिल्डिंग जरूरी है? क्या इस पैलेस से आंध्र प्रदेश की जनता का कोई फायदा होगा? क्या पैलेस को बनाने में पर्यावरण के नुकसान को ध्यान में रखा गया? ये ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। इस बीच उन 2 तस्वीरों पर चर्चा करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इनके बिना आंध्र के सियासी बदलापुर की कहानी पूरी नहीं होगी। साल 2019 था। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की सरकार जा चुकी थी। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में नई सरकार बनी तो पहली बड़ी कार्रवाई चंद्रबाबू नायडू पर हुई। उनके आवास के बगल में बनी 8 करोड़ की बिल्डिंग को ये कहते हुए गिरा दिया गया कि ये गैर कानूनी है। सीएम रहते हुए चंद्रबाबू नायडू इसी बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक किया करते थे। ये बिल्डिंग अमरावती में कृष्णा नदी के किनारे बनी थी। जिस बिल्डिंग को अवैध कहते हुए तब गिराया गया था, उसका और चंद्रबाबू नायडू के आवास का एक ही दरवाजा था। अब 2024 है, आंध्र प्रदेश में फिर सत्ता बदल चुकी है। अब सत्ता में चंद्रबाबू नायडू की वापसी हो चुकी। अधिकारी वही हैं, लेकिन नेतृत्व बदल गया है। कार्रवाई की बारी जगन मोहन पर है, जो अब दिख रही है। उसी अमरावती में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी यानी YSRCP का केंद्रीय कार्यालय बन रहा था, जिसे सुबह 6 बजे ये कहते हुए गिरा दिया गया कि ये सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाया जा रहा है। कार्रवाई अमरावती राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ओर से की गई। YSRCP को अंदेशा था कि ऑफिस को गिरा दिया जाएगा, इसलिए पार्टी ने कोर्ट का रुख किया था और स्टे ऑर्डर ले आई थी। लेकिन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के हाथ में स्टे ऑर्डर आता उससे पहले ही बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। बिल्डिंग गिरने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। As far as Honorable High Court is concerned, it has given a clear direction to APCRDA to act legally as per the procedure. Hence, if it is the illegal encroached land and without proper permissions, these constructions are going on, definitely such kind of acts can be restrained by the state government as per the direction of the Honorable High Court. Today, early in the morning, by 4:30, 5 o'clock itself, 6 bulldozers came to demolish YSRCP office at Tadepalli, Mangalgiri, without any due procedure following,
to dismantle them. They have not given any confirmation report about violation of that building. CRDA issued proceedings to demolish it. As per the law and the prevailing rules, any illegal construction need to be demolished. And today, the party office of the YSR Congress Party, which is being built illegally without obtaining any permissions from the concerned departments, is being demolished today as per the rules prevailing by the concerned departments. इधर YSRCP के चीफ और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सोशल मीडिया पर ऑफिस तोड़ने को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू प्रतिशोध की राजनीति को एक नए स्तर पर ले गए। एक तानाशाह की तरह उन्होंने लगभग पूरा बन चुके YSRCP के केंद्रीय कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया। हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई। राज्य में कानून और न्याय तंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया है। चुनाव के बाद हो रहे खून खराबे और हिंसक घटनाओं ने इस बात का संकेत दे दिए हैं कि चंद्रबाबू नायडू की 5 साल की सरकार का शासनकाल कैसा रहने वाला है। इन धमकियों और हिंसा के कृत्यों से YSRCP न तो झुकेगी और ना ही पीछे मुड़कर देखेगी। हम जनता की ओर से, जनता के लिए और जनता के साथ कड़ा संघर्ष करेंगे। मैं देश के सभी लोकतंत्रवासियों से अनुरोध करता हूं कि वो चंद्रबाबू नायडू सरकार के इस कृत्य की निंदा करें। आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP चीफ जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ ये पहली बुलडोजर की कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी तेलंगाना में उनके लोटस पांड निवास के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चल चुका है। वो कार्रवाई ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की ओर से की गई थी। तब निगम अधिकारियों ने कहा था कि जगन मोहन रेड्डी के आवास के बाहर टाइल लगाने का काम होना है, इसलिए परिसर की दीवार से सटे कुछ हिस्से को हटाया गया है। अब 2021 की उस वीडियो की चर्चा जिसने आंध्र की राजनीति में भूचाल ला दिया था, हुआ यूं था कि विधानसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के विधायकों ने चंद्रबाबू नायडू की पत्नी को लेकर टिप्पणी कर दी, जिससे चंद्रबाबू नायडू बहुत आहत हुए थे। वो सार्वजनिक मंच पर फूट फूट कर रोने लगे थे। तब चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की थी, मैं इसके बाद इस सभा में शामिल नहीं होऊंगा। मैं फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सदन में लौटूंगा। मेरी पत्नी कभी राजनीति में नहीं रही, चाहे मैं सत्ता में रहूं या बाहर। उन्होंने मुझे हर समय प्रोत्साहित किया, राजनीति में हस्तक्षेप कभी नहीं किया। फिर भी मेरी पत्नी को अपमानित करने की कोशिश की गई। 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी उतना कष्ट महसूस नहीं किया। मैंने अपने जीवन में कई संघर्ष और उतार चढ़ाव देखे। मैंने विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच कई गर्मागर्म बहसें देखी, लेकिन विपक्ष को इस तरह से कुचलना अभूतपूर्व है। चंद्रबाबू नायडू ने तब विधानसभा की तुलना कौरव सभा से भी कर दी थी, लेकिन जगनमोहन सरकार में उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। मार्च 2021 में नायडू को तिरुपति एयरपोर्ट पर पुलिस ने रोक लिया था, जब वो चित्तूर में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे